हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। तो दोस्तों, जितने भी लोग यूपी पीसीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएल को ही छोड़ दीजिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब बीकॉम से रिलेटेड, ठीक है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मैं पूरा सीरीज चलाने जा रहा हूँ। और पूरे इस वीडियो में आपको टोटल में 30 क्वेश्चन के मैं ऑप्शनल क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ पूरा टोटल। और इसको मैं कंप्लीटली आपको क्लियर करके बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सभी जितने भी क्वेश्चन आज से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी सरकारी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बीकॉम के क्वेश्चन है, कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने लोग अभी हाल ही फिलहाल में जितने लोगों ने यूपी पीसीएल का असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म डाला हुआ है और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे 1 बाय 1। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि रणनीति मुख्यतः संबंधित है, द टर्म स्ट्रेटजी इज मेनली रिलेटेड टू। इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? प्लानिंग है, ठीक है, प्लानिंग एंड देन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारियों के अभिप्रेरण से, ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से, कोऑर्डिनेशन से मतलब समन्वय से, मेल मिलाप से एक दूसरे से। तो रणनीति आपकी कैसी बनाई जाती है आप सभी को मालूम होना चाहिए। रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले प्लान किया जाता है, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि हाँ यार ये काम करना है, प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको कोई कोचिंग ही ओपन करनी है तो सबसे पहले क्या करेगा? कोई टीचर सबसे पहले प्लानिंग करेगा। तो रणनीति मुख्यतः किससे संबंधित होती है? प्लानिंग से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लानिंग इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिचालन, ठीक है, परिचालन नियोजन किया जाता है, परिचालन नियोजन किया जाता है। ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन बाई। तो परिचालन नियोजन किया जाता है किसके द्वारा? टॉप लेवल मैनेजर्स मतलब उच्च प्रबंधकों द्वारा, उच्च स्तरीय लॉन्ग पीरियड दीर्घकाल के लिए क्या किया जाता है? परिचालन लोअर लेवल मैनेजर्स द्वारा किया जाता है, या कंसर्नेड विद कैपिटल, ठीक है, बजटिंग, ठीक है, मतलब ऊंची बजटिंग से संबंधित है। तो ये 4 ऑप्शन है इसके। तो परिचालन नियोजन जो है, ठीक है, ऑपरेशनल प्लानिंग, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो परिचालन नियोजन आपका ये टोटल इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। परिचालन नियोजन सी इसका राइट आंसर है, निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, लोअर लेवल मैनेजर्स द्वारा इसका परिचालन किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि बजटिंग का मुख्यतः अंग है, बजटिंग का मुख्यतः अंग है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? प्लानिंग है मतलब नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन, कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण, कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्लानिंग, ठीक है। बजटिंग का सबसे पहला जो मुख्य अंग है वो है प्लानिंग। मतलब कोई भी आप अगर काम करने जा रहे हो तो आप प्लानिंग करोगे यार, कितना पैसा लगेगा, कितने बजट रहना चाहिए हमें अगर ये काम करना है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए, प्लानिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता कौन है? ठीक है, ये एक थियरी है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने अपने अपने मत रखे थे, अपने अपने सिद्धांत दिए थे। तो सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता कौन है? तो आपके ऑप्शन है आरसी डेविस, हेनरी फेयोल, मैस्लो या हजबर्ग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हेनरी फ्योल जो कि कॉमर्स के बहुत बड़े मतलब अर्थशास्त्री हैं, सीधी सी बात है। तो हेनरी फ्योल का कहना था सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता कौन है? हेनरी फ्योल इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तलपट बनाने में, ठीक है, बनाने की पद्धति है, मतलब लेज़र बनाने की पद्धति कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस मेथड। कौन कौन सा मेथड है? कुल पद्धति मेथड मतलब टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा सी इसका राइट आंसर होगा। मतलब कुल पद्धति और शेष पद्धति दोनों पद्धति अप्लाई की जाती है तलपट बनाने में। तो सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि हेनरी फ्योल जाने जाते हैं, ठीक है, हेनरी फ्योल जाने जाते हैं। हेनरी फ्योल एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। तो ये किस लिए जाने जाते हैं? तो हेनरी फ्योल क्या वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए, विवेकीकरण के लिए, औद्योगिक मनोवैज्ञानिक के लिए, ठीक है, प्रबंध सिद्धांतों के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रबंध सिद्धांतों के लिए। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रबंध सिद्धांतों के लिए हेनरी फ्योल जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है,
निम्नलिखित में से यह किसने एक्स और वाई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो इसके ऑप्शन है मैस्लो, मैग्रेगर, ठीक है, मैग्रेगर या मैक्लीलैंड हर्जबर्ग। तो इसका राइट आंसर आपका होगा हर्जबर्ग। हर्जबर्ग इज अ राइट आंसर, ठीक है। हर्जबर्ग ने ही यक्स और वाई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अधिलाभ, ठीक है। सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ का अर्थ है एक्सेस ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ का असामान्य लाभ पर आधिक्य। भविष्य में, बी ऑप्शन, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ का चालू वर्ष के लाभ का, ठीक है, आधिक्य, या चालू वर्ष के कर के पश्चात लाभ का गत वर्ष के 3 वर्ष के औसत लाभ पर आधिक्य, या सामान्य लाभ पर भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ पर आधिक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए इज़ अ राइट आंसर। मतलब इसका पूरी तरीके से भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ का सामान्य लाभ पर जो आधिक्य होता है वही हमारा अधिलाभ होता है। मतलब जितना आपको प्रॉफिट होना था लेकिन उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया, मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा हो गया, तो वही सुपर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ख्याति का मूल्यांकन किस लाभ को आधार बनाना सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसके ऑप्शन है भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, गत 3 वर्षों के सामान्य व्यावसायिक लाभों का औसत, अधिलाभ, या चालू वर्ष कर पश्चात लाभ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर इसका होगा सी इज़ अ राइट आंसर। अधिलाभ इज अ राइट आंसर, ठीक है। सुपर प्रॉफिट जो होता है, हमारा जो ख्याति, हमारी गुडविल होती है, लाभ को आधार बनाने योग्य सर्वाधिक उपयुक्त होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चालू व्यवसाय का क्रय करते समय ख्याति के लिए 3,60,000 चुकाए गए, ठीक है, तथा उसके मूल्य में सुधार हेतु विज्ञापन और एवं प्रसिद्धि पर 80,000 रुपये खर्च किए गए। तो चिट्ठे में संपत्ति के रूप में ख्याति को मूल्य कितना दर्शाया जाएगा? अब देखिए, ख्याति मतलब गुडविल अपना बढ़ाने के लिए आपने 3,60,000 रुपये ख्याति के रूप में, तब तो पहले आपने कमाया जितनी आपकी गुडविल थी, चालू व्यवसाय आपने किया, आपका जितना गुडविल था, जितनी आपकी पहचान थी, 3,60,000 आपने कमाया, और आपने पैम्पलेट वम्पलेट छपाया, विज्ञापन किया आपने मार्केटिंग का, ठीक है, अपने बिजनेस का, 80,000 रुपये, तो वो आपके ख्याति में नहीं ऐड होगा, ठीक है। वो आपके टोटल बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो टोटल जितनी पूंजी लगी हुई है वो आपका पूरा उसमें ऐड होगा, तो ख्याति के लिए नहीं ऐड होगा। तो ख्याति का जो मूल्य दर्शाया जाएगा वो 3,60,000 ही दर्शाया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक लाभों में व्यापारिक तथा हानि लाभ खातों में केवल खाता दिखाया जाता है, ठीक है, केवल खाता दिखाया जाता है। किसका? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, ठीक है, नाम मात्र खाता, या बोथ ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर। मतलब नॉमिनल अकाउंट ये दिखाया जाता है जब ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो नाम मात्र खाता दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट हम लोग लेजर बनाते हैं, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, सकल लाभ ज्ञात करने के लिए, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, ठीक है, इन खातों को बनाया जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट इज अ ओनली, नाम मात्र खाता इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वदत्त बीमा व्यय, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है, ये खाता है, ये कैसा खाता है? एक व्यय खाता है, एक आय खाता है, एक संपत्ति खाता है, या एक दायित्व खाता है? कैसा खाता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी मतलब यह एक संपत्ति खाता है। पूर्वदत्त बीमा एक संपत्ति खाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए अधिकतम आयकर की दर कितनी है? हिंदू अविभाजित परिवार क्या होता है? जिसमें 2 से 3 भाई हैं, उनकी बीवियां भी हैं, उनके लड़के बच्चे भी हैं, मतलब सब एक साथ रहते हैं, अभी भी कोई विभाजन नहीं हुआ है, एक ही साथ एक ही घर में खाना बनता है, और मुखिया सिर्फ एक होता है, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हो मुखिया, या घर का अगर बड़े बुजुर्ग नहीं है तो उनका बड़ा भाई जो होता है वो होता है। तो वही होते हैं हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है। तो इनके लिए अधिकतम आयकर की दर गवर्नमेंट द्वारा कितना डिसाइड किया गया है? तो इनके लिए जो डिसाइड किया गया है वो पूरी तरीके से 30%, ठीक है, 30% डिसाइड किया गया है इनके लिए, ठीक है। अधिकतम आय कर की दर इनकी कितनी है? 30% है, ठीक है। बहुत सारे इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, तो इसको भी मैं जब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, सेकेंडरी एवं उच्च शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण की दर कितनी है? उद्ग्रहण मतलब परसेंटेज रेट्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस मतलब कर, ठीक है। तो उपकर की दर कितनी है, ठीक है, उच्च शिक्षा और सेकेंडरी के लिए। तो टोटल इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है 1%, 2%, 3%, 4%। तो इसका राइट आंसर होगा 4%। 4% इज द राइट आंसर। 4% आपका वो सेकेंडरी और उच्च शिक्षा उपकर पर लिया जाता है टैक्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है धारा 54 के तहत कर मुक्ति उपलब्ध है, ठीक है। तो धारा 54 के तहत कर मुक्ति उपलब्ध कितना है? तो ये व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को धारा 54 के तहत जो
टैक्स फ्री जो जो लोग रहेंगे वो व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लोग रहेंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति पूंजी संपत्ति होती है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पूंजी संपत्ति कौन सा होता है? जितनी भी नगर पालिका की स्थानीय सीमा में स्थित भूमि होती है ये संपत्ति पूंजी होती है। मतलब आप अगर किसी नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे हो तो आपका जो स्थानीय सीमा में आपकी जो भूमि है वो आपकी संपत्ति पूंजी होगी। ठीक है, मतलब आप व्यापार कर रहे हो वो नहीं माना जाएगा। निजी उपयोग का फर्नीचर ये भी आपका निजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब संपत्ति पूंजी आपका नगर पालिका के स्थानीय में स्थित भूमि। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी लाभ पर किस धारा के अधीन कर लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो धारा 45, ठीक है, धारा 45(1) के तहत, ठीक है, इसके अधीन कर लगता है पूंजी लाभ पर, मतलब कैपिटल प्रॉफिट पर जो पूरी तरीके से टैक्स लगता है वो सेक्शन 45(a) के तहत लगता है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूंजी संपत्ति की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो पूंजी संपत्ति की परिभाषा आपका सेक्शन 2(14), ठीक है, सेक्शन 2 धारा मतलब धारा 2(14) के तहत पूंजी संपत्ति की परिभाषा दी गई है। कभी कभार ऐसे हमसे पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि धारा 80 GGA के तहत कटौती की निम्न सीमा तक स्वीकृत होगी। मतलब धारा 80 GGA के तहत कितनी कटौती आपको डिडक्शन कितना मिलेगा टैक्स में, कितना मिल सकता है टोटल अनुमानित। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए ये आपको मिलेगा टोटल 100% पूरा दान, मतलब इस प्रकार दिए गए दान का 100% आपको मिलेगा। ठीक है, 100% आपको मिलेगा इस प्रकार दिए गए दान का 100%। 80 GGA के तहत अगर आपने कोई चैरिटी में या किसी भी चीज़ में आपने दान दिया हुआ है तो पूरा 100% उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए फिर एक आ गया आपका टैक्स वाला क्वेश्चन। धारा 80 GG के तहत अधिकतम कटौती सीमा, वो GGA था, ये GG है। ठीक है, तो धारा 80 GG के तहत कितनी आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट अंडर 80 GG। तो इसमें आपको टोटल मिलेगा 5,000 रुपये आपको टोटल मिलेगा प्रति माह आपको 5,000 रुपये अधिकतम कटौती की सीमा मिलेगी, डिडक्शन आपको मिलेगा, मतलब 5,000 रुपये आपको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्न दानों की 100% राशि धारा 80G के तहत दान की संपूर्ण राशि की कटौती की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोई भी नेशनल डिफेंस फंड है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कोष है। ठीक है, अगर आपने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अगर आपने कोई दान वन दिया है, ठीक है, तो उसमें 100% राशि जो होगी, जितना आपने दान दिया है वो 80G के तहत पूरी तरीके से संपूर्ण राशि पे आपको कटौती मिलेगा, मतलब डिडक्शन आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में एक फर्म के लिए आयकर की कर से मुक्ति सीमा कितनी है। तो दोस्तों ये 2020-21 का यहाँ पे पूछा गया है। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कितना, मतलब आपको आयकर की दर से मुक्ति की सीमा है, मतलब इतने आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आयकर की जो मुक्ति सीमा है इनको छूट नहीं मिलेगा, मतलब पूरी तरीके से कोई भी फर्म है अगर वो बिजनेस कर रही है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। आयकर की मुक्ति सीमा इनकी 0 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि एक हिंदू अविभाजित फैमिली HUF, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द्वारा अपने सदस्यों से संबंधित प्राप्त 50,000 रुपये से अधिक का उपहार होगा। 50,000 से अधिक का उपहार कोई पा रहा है हिंदू अविभाजित फैमिली में, तो वो क्या होगा? पूर्णतः कर योग्य होगा। ठीक है, पूर्णतः कर योग्य होगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका आंसर बी आंसर इसका होगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। वह प्रणाली जो वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन तथा विक्रय संबंधी सभी पहलुओं के नियोजन नियंत्रण बजटों का एक साधन के रूप में उपयोग करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बजटिंग नियंत्रण। ठीक है, बजटरी कंट्रोल या बजटरी नियंत्रण हम कहते हैं। इसके तहत क्या होता है? जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है या विक्रय संबंधी सभी पहलुओं के नियोजन नियंत्रण होता है। ये पूरा डेफिनेशन है, इसका जो डेफिनेशन है वो बजटरी नियंत्रण के तहत है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी दोस्त जो UP PCL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जुड़ जाइए
और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अगर मिलता है तो हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही मैं वन लाइनर क्वेश्चन आप सभी के लिए लाता रहूँगा, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इन सभी का मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉप 30 क्वेश्चन फिर मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक